हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आपने इमेजिन किया है, कल्पना की होगी आपने कि पृथ्वी पर आकृतियां बन रही हैं, पर्वत, पठार, मैदान जो पहले से बनी हुई हैं, आज भी बन रही हैं। तो क्या इनको बनाने के लिए कोई कारीगर बैठा हुआ है या ये अपने आप बन रही हैं? क्या पृथ्वी खुद ही कारीगर है? दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं, क्या आप इसे मान सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर जो नदियां हैं उनका बहाव बंद हो जाए, पानी बहना बंद हो जाए, ज्वालामुखी उद्गार होना बंद हो जाए, पर्वत बनना बंद हो जाए, भूकंप आना बंद हो जाए और आपकी पृथ्वी घूमना बंद हो जाए, तो आप क्या महसूस करेंगे कि पृथ्वी जीवंत है या डेड है? दोस्तों, इन सारे सवाल आपकी यूपीएससी या अन्य एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे, पूछे जा भी रहे, आगे पूछे भी जाएंगे। दोस्तों, तो इन सभी सवालों को जानने के लिए आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो आपने नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये हमारी क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्याय नंबर 5 है। तो हम इसमें लिखी हुई बातें ही नहीं समझेंगे, हम इसके अलावा हम अपनी पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में भी समझेंगे। देखिए, हम जिस धरातल पर रहते हैं हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी की आकृतियां हैं उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्या पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं, क्या उनका उत्थान या उनका निक्षेपण, अपर्दन क्या आज भी हो रहा है? अगर हो भी रहा है तो इनके लिए कौन कौन से बल जिम्मेदार हैं, कौन से फोर्स लगते हैं, क्या फोर्स होते हैं, इन सारी चीजों को इस अध्याय में हम जानेंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मिस मत करिए और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। आपकी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी होती है ना, आपके यूपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए ये रामबाण होती है। रामबाण, रामबाण समझते हो ना, हर मुसीबत में काम आने वाला ये है। तो आपकी एग्जाम है ये आपकी एग्जाम है, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी, इसलिए आप इसे मिस ना करें, दोस्तों में शेयर करें, खुद भी पढ़ें, दोस्तों को बताएं, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं, आपका कीमती टाइम गवाए बिना। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, आप विचार कीजिए कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है ना वो कैसे हुई। अरे भाई, हम जिस धरातल पर रह रहे हैं, हम जिस भूमि पर रह रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि बनी कैसे। ये हमारी पृथ्वी है, देखिए ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है, ये ग्लोब। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि भैया इस पर जो पहाड़ बने हुए हैं, इस पर जो पर्वत बने हुए हैं, इस पर जो भी घाटियां बनी हुई हैं, इस पर जो पहाड़ी बनी हुई हैं, इस पर जो नदियां बनी हुई हैं, सागर बने हुए हैं, ये कैसे बने हैं, इनमें कौन कौन से कारक सम्मिलित हैं, हमें ये पता होना चाहिए, हमें नीड है इसकी जानने की। इसीलिए आप इसको मिस ना करें, ध्यान से देखें। ओके, तो देखिए, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ। इसकी जो परपटी है, ऊपरी स्तर की बात हो रही है, आंतरिक संस्तरों मतलब जो भी परतें होती है अंदर पृथ्वी के, उसकी बात हो रही है। इनका क्रम विकास कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, भूपरपटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार हुआ। अब जो भूपरपटी की जो प्लेट है ना, ये संचलन करती रहती हैं, ये गतिमान रहती हैं। ये कैसे गतिमान रहती हैं, देखिए, एवं कैसे हो रहा है भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपरपटी को निर्मित करने वाले सेलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ओके, हम इस प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं कि धरातल असमतल क्यों है। मतलब कहीं पर उठा हुआ है, कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं पर सागर है, कहीं पर महासागर है, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पठार है, तो ये असमतल क्यों है, समतल क्यों नहीं। इस क्वेश्चन के साथ हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी को आप कब समझेंगे कि जहां भी आप रह रहे हो ना, आप उसको समझिए, उसके आसपास के क्षेत्र को समझिए।
उसको रिलेट करिए इससे। बस ज्योग्राफी आपके चुटकियों में नाचेगी, कोई हार नहीं है ज्योग्राफी। देखिए, सर्वप्रथम भूपर्पटी गत्यात्मक है, मतलब गतिशील है भैया, चलती रहती है, चलायमान है ये। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है, चलती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भूतकाल में, देखिए, निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचलित होती थी। मतलब भूतकाल में पृथ्वी की जो भी प्लेटें हैं ना, ये गतिमान अभी की अपेक्षा पहले तीव्र गति से चलती थी। अच्छा, हाँ, ये बता रहे। देखिए, भूप्रपटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी। एक कहने मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जो भी बल है ना, वही बल जो पृथ्वी के ऊपर जो आकृति बन रही है ना, उसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जी हाँ। देखिए, आपका जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो आपके ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। प्लेट जब आपस में टकराती है ना, अब सारी प्लेट किनारा जब आपस में टकराते हैं तो बलन पड़ता है, आपके बलित पर्वत बनते हैं। जैसे आपका आल्पस हो गया, हिमालय हो गया, समझ रहे हो आप लोग? तो ये बोल रहे हैं। अब देखिए, मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। अब धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा मतलब, देखिए, सूर्य से जो भी रोशनी हमें मिलती है, आपको पता है कि जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां का टेम्परेचर बढ़ता है। जब वहां का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो किसी वस्तु पदार्थ का प्रसार होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश वापस हो जाता है ना, तो उसका सिकुड़न होता है। प्रसार सिकुड़न, प्रसार सिकुड़न। क्या होगा? क्रैक पड़ेगा, दरार पड़ेगी, इसका निक्षेपण होगा। अब आ गई हवा, चल गई हवा, मिट्टी को उड़ा ले गई, आ गया पानी, अपने साथ बहा ले गया। क्या है ये पृथ्वी को समतल करने में लगे हुए हैं। और पृथ्वी की जो आंतरिक क्रिया है ना, वो पृथ्वी को बनाने में लगी हुई है। पृथ्वी की जो आकृतियां उसको बनाने में लगी हुई है। भाई, ये क्रिया आज भी चल रही है, अभी भी चल रही है, और उम्मीद है आगे भी चलती रहे, आगे भी चलती रहेगी भाई, चलती रहेगी। तो यही बात है, बस हमें यही समझना है, इसमें कुछ भी नहीं है समझने के लिए। और सब ये लिखा हुआ है, वो हम आपको पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यही है। देखिए, निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय है, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। तो इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बाह्य बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भव आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है। मतलब पृथ्वी का आंतरिक बल और बाह्य बल से पृथ्वी की आकृतियां प्रभावित हो रही हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? यह बात इसमें, तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। कैसा है? सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बाह्यजनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। ये तो हम बहुत पहले डिस्कस कर सके हैं। जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की ज्योग्राफी जो पढ़ी है ना, वो उनको बड़े आसानी से समझ में आ रहा होगा ये। भाई, अब हम 11th में आ गए हैं। हम पहले क्लास 6 में पढ़ रहे थे, अब 11th में आ गए, तो स्टैंडर्ड तो थोड़ा हाई होगा ना, बताइए। तो इस स्टैंडर्ड हाई को समझने के लिए हमने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की ज्योग्राफी को पढ़ा था, एनसीईआरटी को पढ़ा था। अब जब ये आप पढ़ लेंगे ना, फिर जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे ना, तो वो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगी। अब एनसीईआरटी पढ़ी है नहीं है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, पलट रहे पढ़ना, समझ में कुछ आ नहीं रहा, सर पकड़ लिया, अरे ये क्या है, ज्योग्राफी हार्ड है। नहीं भैया, ये सिंपल विषय है ज्योग्राफी, बस हमें समझना है। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसन निम्न। अब देखिए, विघर्षण क्या हो गया? अरे भाई, वायु द्वारा, जल द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, है ना, चूहों द्वारा, आपकी चींटियों द्वारा मिट्टी को क्या कर देते हैं? मिट्टी को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उनका क्या घर्षण होता है? वायु द्वारा घर्षण हो गया उनका, मतलब उनको बहा ले जाता है। और जहां उनका ढाल कम होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, वहां उनका निक्षेपण हो जाता है। यही बात इसमें लिखी है, उसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझते हैं भाई? वही है कि लंबी लंबी बातें है छोटी सी बात, है ना। तो यही बात है, इसमें बातें लिखी हुई हैं, पर है छोटा सा कॉन्सेप्ट। वो चाहूँ तो आप इसे समझ सके होंगे अभी। और इसी बात को देखो, बार बार इसमें यही पढ़ेंगे। देखिए, क्षेत्रों गर्तों का भराव
धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अब देखिए जो ये बोल रहे हैं धरातल पर जो भी मतलब गड्ढे सा टाइप होता है नहीं, गड्ढे मतलब थोड़ा नीचे पर होता है, निचली भूमि पर। भाई अब मान के चलो पर्वत या पठार उच्च भूमि है, अब वहां से वायु द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा चट्टानें टुकड़ों में हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, अपरदित हो जाती हैं, फिर उनका निक्षेपण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ वहीं टूटी वहीं निक्षेपित हुई वहीं पर जम जाए, नहीं, वो वहां से बहा के लाई जाती है पानी के द्वारा, वर्षा के जो जल होता है उसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, वहां से उनको बहा करके गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है उन पर। तो जो जगह समतल नहीं होती, जो खाइए टाइप में होती है, वह जम जाता है। तो ये जो बाहर जनित बने है ना, जो बाहर से बल लगते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी के ऊपर बनी हुई आकृतियों पर, ये समतल करने काम करते हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर से जो बल लगते हैं ना, अंतर्जनित बल, वो पृथ्वी की आकृतियां, जो बाह्य आकृतियां ना, उनको बनाने काम करते रहते हैं। तो एक बना रहा है, एक बिगाड़ रहा है, इन दोनों में टकराव चलता रहता है। भाई तू बना, मैं बिगाड़ रहा हूं, तू बना, मैं बिगाड़ रहा हूं। तो यह प्रक्रिया है, ये चलती रह रही है, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। है वही मटेरियल, है वही चीज, लेकिन वो बना रहा है तो वो बिगाड़ रहा है, यही बात है। अंतर्जनित शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम या बराबर करने में असफल रहती है। देखिए, अरे वही तो बात है जो हम अभी बता रहे हैं। अतएव भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। मतलब तू बना, मैं बिगाड़ू, तू बना रहा है, मैं बिगाड़ रहा हूं। मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी अंतर्जनित बल है ना, वो पृथ्वी की बाहरी आकृतियों को बनाने काम कर रहे हैं, और बाह्यजनिक बल, बाह्यजनिक बल जैसे आपका सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, जैविक क्रियाएं, ये सारे जो है वो पृथ्वी की भूआकृतियां इनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनको धरातल को समतल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अंतर्जनिक बल उसको बनाने का काम कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या है, विरोध है। मेरी बात को, यह बात है। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृतिक निर्माण करने वाले बल हैं, तथा बहिर्जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं, है ना। भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वाह के लिए इस पर निर्भर करता है। भाई इसी पर तो निर्भर है हम लोग, किस पर है बताओ। तथा इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुभाव में योगदान होता है। सभी जीवों का योगदान है इसमें, मानव का भी योगदान है, छोटे छोटे जीव उनका भी योगदान है। भाई आज जो पृथ्वी की जो जल धारण करने की शक्ति है वो किसकी वजह से, छोटे छोटे जीव, केचुआ हो गया, चींटी हो गई, ये क्या करती है, जमीन में बिल बना लेते हैं। तो एक स्पंज का काम करती है वो, बारिश के पानी को सोखने का, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का, और मिट्टी अपर्दन में भी काम करती है ये। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बातें। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। हमें इसको, जो इसकी पर्याप्त जो संभाव्यता है ना, तो पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। ये मानव के लिए उपयोगी है। किसको, जैसे आपका पर्यावरण हो गया, आपकी जमीन हो गई, कैसे उपजाऊ जमीन है ना आपकी, अगर उसका अपर्दन हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, तो बाबूजी ये बताओ फिर हम फसल कैसे उगाएंगे, है ना, समस्या है ना। तो ये सारी बात है। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है। मतलब ये ऐसे नहीं 1 साल 2 साल में ये हमारा धरातल बन गया, नहीं, ये सैकड़ों हजारों वर्षों में हुआ है। ये ऐसा नहीं 1-2 साल में हो गया, 10-20 साल में हो गया, नहीं भैया, सैकड़ों हजारों वर्ष लगे इसे बनाने में, पृथ्वी को। तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग, है ना, कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता विभव में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। देख रहे हो ना आप लोग, कैसे कोयला निकाला जा रहा है खदानों से, कैसे डैम बनाया जा रहा है ना, कैसे गड्ढा किया जा रहा है एक जगह पर। क्या है ये, पृथ्वी की, क्या है, पृथ्वी की भू असंगति है, समानता नहीं है। अब जहां आप डैम बना रहे हो ना, अब उस जगह पर पानी इकट्ठा किया जाएगा, जल इकट्ठा किया जाएगा बहुत बड़ी मात्रा में। अब उस डैम का पानी किसी शहर को भेजा जाएगा,
उससे विद्युत बनाई जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे लाभ हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जहां डैम बन रहा है ना, तो वहां की जो भी एनवायरमेंट है, जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी जीव जंतु हैं, तो वो भैया उनका तो विनाश होगा ना उस जगह पर, और पानी भर गया। वायदी चांस अगर वो किसी भी कारणवश अगर वो बांध टूट गया तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, नुकसान होगा नहीं होगा, होगा। लेकिन बात यह है कि जहां पर ये बांध बना हुआ है वहां पर जल का दबाव अधिक है, तो ऐसी स्थिति में भूकंप आने की संभावना हो सकती है। जब भूकंप आ सकता है तो आसपास के क्षेत्र असंतुलित हो सकते हैं। अगर इसी भूकंप में अगर बांध टूट गया ना, तो आसपास के गांव, आसपास के शहर नुकसान पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। तो इस डीपी में आपको क्या पढ़ा बताइए। ये दोनों प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया और अभी दे रही हैं, तथा उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे यह निर्मित है को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। इसको हम संरक्षण भी कर सकते हैं। अब देखिए, यह भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं क्या, ये तो हमने एक तरह से थोड़ा सारांश पढ़ लिया हमने, और वही सारांश हम इसमें पढ़ेंगे डीप में। वैसे हमने डीप में तो पढ़ा दी, मतलब ये जो हमने जो बातें थी वो हमने समझ ली हैं। अब वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब देखिए, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस है ना, प्रोसेसेस। अब देखिए, आप भू आकृतिक प्रक्रियाएं के अर्थ को समझना चाहेंगे, क्या आप समझना चाहेंगे ये क्या है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, क्या है इसका अर्थ। देखिए, धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बाहरजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। वही बात लिख दी है, लोड फेर के वही बात। और यही बात अपन कितनी और पढ़ेंगे इसमें भैया। ये ज्योग्राफी जिसने अगर से समझ लिया ना तो कोई हार नहीं है। देखिए, है ना, अंतर्जनित एवं बाहरजनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं। अब रासायनिक क्रिया क्या होती है, अरे सूर्य के प्रकाश से भी तो रासायनिक क्रिया होती है हमारी पृथ्वी पर, आकृतियों पर। अब ये चट्टाने एक जगह से स्थान पर दूसरी जगह स्थान पर लेके जाई जाती हैं नदियों, ये नदी के जल के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा, वायु के द्वारा, तो उनका जवाब होता है। नीचे से अंतर्जनित बल लग रहा है, ऊपर से बाह्यजनित बल लग रहा है, तो क्या है, ये आपका भौतिक दबाव ही तो है। ये रासायनिक क्रिया और भी हो रही है। कैसे, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब इसमें जो भी वनस्पति होती हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उसमें दब भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, तो उनका भी तो रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। इनमें मिट्टी बनने में ह्यूमस वगैरह बनते हैं, ये क्या है, रासायनिक क्रिया है। मेरे बात को ये है। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। क्या है ये, भू आकृतिक प्रक्रिया है, जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप में विवेचित है। अपक्षय, भ्रत क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया है। ये क्या है, ये भू आकृतिक प्रक्रिया है। बड़ी मात्रा में क्षरण होना, अपक्षय होना, अपर्दन प्लस जमाव, अपर्दन प्लस निक्षेपण, अपक्षय हो गया, अपर्दन एवं निक्षेपण। ये बात 10 बार लिख दी है लोगों ने, है ना, इसकी चीज को। इनका इस स्थान में, इनका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है। अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बुक है भैया, बुक कॉन्सेप्ट 2 लाइन का बुक है, 10 लाइन की, 10 पेज की, है ना। देखिए, प्रकृति के किसी भी वहजनित तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है। धरातल का जो कोई पदार्थ है, चट्टान है, उसका क्या करेंगे, उसको अधिग्रहण करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उसको परिवहन करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। कैसे, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, जमा होगी, डिपॉजिट होगी। तो ये क्या कर रहे हैं, ये भू आकृतिक बनाने में सहायक है, भू आकृतिक बनाने की प्रक्रिया में सहायक हो रही है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं। भाई ढाल, अब जैसे कोई, ये मान चलो ये ऊंचा स्थान है, मान के चलो, अब ये भाग है यहाँ पे, अब इसका हो रहा है
अपर्दन, अपर्दन हो रहा है, तो अब ये यहाँ से भाग घिसेगा, टूटेगा, है ना, तो ये यहाँ से आएगा, तो इसका जवाब क्या होगा, यहाँ जवाब होगा। क्यों? अब यहाँ ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है, भाई देखिए जैसे ये हमारा ढाल है, अब ढाल में इसके नीचे भैया गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है इन 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 पदार्थों पर। जब इसका भूस्खलन होता है, जब लैंडस्लाइड होता है ना, तो ये हिस्सा टूट जब नीचे गिरता है ना, ये तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरता है नीचे, और जहां जगह समतल होगी ना नीचे, वहां जाके ये जम जाएगा, फिर इसका भी टूटन फूटन होगा, फिर ये क्या होगा, यहां से जम जम के इसका निक्षेपण होकर बहाव होकर के जहां जगह मतलब ऊंचाई को और गहराई को समतल करने में, उसका अंतर कम करने में जहां जरूरत होगी, वहां इसका निक्षेपण करेगा, जमाव करेगा। तो भैया यही प्रक्रिया, इसमें और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए फिर तो आपको शब्द हैं थोड़े, है ना, नए नए शब्द आपको मिलेंगे कि सर इसका मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं है, वही मतलब है जो हम पहले जो अपने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की ज्योग्राफी पढ़ी है ना एनसीईआरटी, सब उसमें वही शब्द है, बस उन शब्दों को किसी और रूप में प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक, विशेषकर बाह्यजनक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? एक ही होते हैं, वही बात है भैया। एक प्रक्रिया एक बल होता है तो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है, ठीक है। एक कारक, एक गतिशील माध्यम जिससे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं ये क्या करती हैं, ये गतिशील है, ये गतिशील है, ये अपर्दन का काम करते हैं, निक्षेपण का काम करते हैं इनके माध्यम से, जिसके जो धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। अरे वही बात भैया, वही बात, बार बार वही बात है ना। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। तो आप ईमानदारी से बताइए, अगर आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 की ज्योग्राफी पढ़ी है ना एनसीईआरटी, तो आप इसमें कुछ हार्ड लग रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हार्ड है, वेरी सिंपल, बस थोड़ा शब्द है और कुछ नहीं है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। क्या आप समझते हैं कि भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? देखिए गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षक प्रतिबल लहरों एवं ज्वारभाटा जनित धाराओं को, अब मैं इसको थोड़ा आपको बता दूं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि ये हमारा ऊंचा भाग है, ये आपका ऊंचा भाग है, ये मान के चलो इसका हुआ लैंडस्लाइड, भूकंप आ गया, अब ये भंगुर चट्टान है, क्रैक हो गई, क्रैक होकर के जब नीचे गिरेगी ना, तो इस पर हमारा ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जब ये यहाँ से टूट के नीचे गिरेगा, नीचे तो यहाँ पर धरातल पर गिरेगा ना, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र पर लगता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो भी आकृति है ना, उनका दबाव पृथ्वी के केंद्र पर रहता है, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो वही बातें, इसमें और कुछ नहीं भैया, ठीक है। क्रियाशील बनता है, निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण भी नहीं होगा गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क में रहते हैं। हम लोग भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से संपर्क में रहते हैं धरातल पर, नहीं तो हम ऊपर उड़ जाएंगे, हवा में तैरेंगे, जिससे अंतरिक्ष में यात्री तैरता है ना। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन, चाहे वे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर, प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर तथा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर, यह काम करता है आपका ग्रेविटी फोर्स। ओके, अब देखिए आपका अंतर्जनित प्रक्रियाएं ना, एंडोजेनिक प्रोसेसेस। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर से जो भी ऊर्जा निकलती है, तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है।
जो भूआकृति प्रक्रिया है, जो बल है ना, उसके लिए क्या है, इसके लिए प्रमुख स्रोत है। कैसे? ऐसे हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था प्लेट विवर्तन की। आपने, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्लेट विवर्तन की क्या है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कितने प्रकार की है, अपसारी क्या है, अपसारी क्या है ना? तो ये आपको पता होगा। हमारी पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, जो गतिमान रहती हैं हमेशा, आज भी गतिमान है, आगे भी रहेगी। और ये गतिमान होती किस वजह से? संवहनी धाराओं की वजह से। संवहनी धारा क्या होती है? ये पृथ्वी के जो दुर्बलता मंडल होता है ना, उसका तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और वहां पृथ्वी की जो चट्टान है ना, वो द्रवित अवस्था में पाई जाती है, अर्धपिघलित अवस्था में, जो ऐसे गति करती हैं, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे गति करती हैं। अब जिधर इनकी गति होती है ना धाराओं की, प्लेटें उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में मूव करती हैं, विस्थापित होती हैं, डिस्प्लेसमेंट होती हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, और इसी से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आपके ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। इन्हीं प्लेटों की गति से आपका बलित पर्वत निर्माण होता है, इन्हीं प्लेटों की गति से आपका भूकंप आता है, और इन्हीं प्लेटों की गति से आपकी सुनामी आती है। देखिए, ये एक कारण है। बोलते एक बीमारी हजारों बीमारी को जन्म देती है, वही सिस्टम है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखिता को प्रेरित करती। किसको? ज्वालामुखिता होगी, है ना, पटल विरूपण हो गया। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते हैं। कार्य कैसे नहीं होते? इनके कार्य समान नहीं होते हैं। अतः विवर्तन की द्वारा नियंत्रित मूल भूपट्टी की सतह असमतल होती है। कैसी होती है? असमतल होती है। अगर इनके कार्य समान होते ना, तो पृथ्वी पर कहीं पहाड़, कहीं पठार, कहीं सागर, ये ना बनते, तो फिर एक ही बन जाता ना, अगर इनके कार्य समान होते तो। ये बात उन्होंने बोल दिया। अब देखिए पटल विरूपण क्या होता है भैया। पटल विरूपण सुन रहे हैं? पटल विरूपण क्या है? पटल विरूपण देखिए, यह है कि सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्पटी को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती हैं, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई। जो भी प्रक्रिया है, पृथ्वी की पर्पटी है, जैसे आपका पर्वत बन रहा है ना, आपके पृथ्वी की जो पृष्ठ है, कहीं पर्वत हो गया, कहीं पठार हो गया, ये बन रहे हैं, तो भैया ये पटल विरूपणी बल हैं। अब ये होता किसी वजह से? अरे वही एक ही चीज, पृथ्वी के अंदर उत्पन्न बल की वजह से, इसी से इनका निर्माण होता है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, देखिए, तीक्ष्ण बलन के माध्यम से पर्वत निर्माण, अरे वही बात है ना, तथा भूपर्पटी की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली पर्वतनीय प्रक्रियाएं, धरातल के बड़े भाग के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं, अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, अरे भैया वही बातें हैं, है ना। पर्पटीय प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तन की भूमिका, प्लेट विवर्तन की पर्वतनी की प्रक्रिया में भूपर्पटीय बलन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है, और महाद्वीप रचना के कारण साधारण विकृति हो सकती है। यही बातें हैं। तो जब आप इसको एडवांस रूप में पढ़ेंगे ना, तो आप बोल रहे सर हमको याद नहीं हो रहा। अरे भैया कहाँ याद करना है? हमें याद थोड़ी नहीं करना, हम ऐसे, हमारी बुक बहुत है, हमको याद करना है कहीं? आप याद कर लोगे क्या? यूपीएससी याद करके निकालोगे क्या? अरे भैया यूपीएससी याद करके नहीं निकलती, यूपीएससी समझ के निकलती है। समझ के इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे नोट्स बना लो आप,
याद करोगे उनको? नहीं, कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए हमारे। सर पटल विरूपण बल की बात हो रही है, अच्छा, पर्वतों का निर्माण हो गया, पठारों का निर्माण हो गया, होते कैसे हैं ये? पृथ्वी की आंतरिक बलों की वजह से होते हैं ये। और ऊपर कौन कौन से बल काम करते हैं? भाजनिक बल काम करते हैं। ये क्या होते हैं? हवा के द्वारा लगते हैं, धाराएं द्वारा लगते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, छोटे छोटे जीव जंतुओं द्वारा, ये सारी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, आप इन्हीं को समझ करके आप इसे चाहे 10 पन्नों में लिख दो, चाहे आप इसे एक पन्ने में लिख दीजिए, कुछ नहीं है। वही बात है भैया, है ना? तो चैप्टर थोड़ा, है ना, समझने वाला है, समझेंगे ध्यान से। देखिए, पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया है। अब देखो, महाद्वीप निर्माण सिद्धांत है ना, इसका एक अलग टॉपिक है। पर्वत निर्माण सिद्धांत है, इसका एक अलग टॉपिक है भैया। अब उन्होंने एक टॉपिक की बात एक शब्द लिखी है, अब मेरे को यहीं करके बखान करने लगूं, मेरे को यहीं समझाने लगूं, तो भैया ये क्लास आपकी 1-1.5 घंटे की जो होगी ना, ये 4-5 घंटे में जाएगी। आपका देखने का मन ही नहीं करेगा, और इतनी एक चैप्टर सर ने इतने लंबे घंटे में कराया है। पर आपको क्या पता है कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट इसी में आ गए, सारी जो दवाई है ना वो हमको इसी में मिल गई, सभी मर्जों की दवाई हमने इसी में बना दी, है ना? तो वो बात है। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं से भूप्रपट्टी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सेलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखिए ज्वालामुखीता ये क्या है? देखिए, ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई सेलों या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जो लावा पृथ्वी को ऊपर निकलता है ना, वही ज्वालामुखी है। सीधी सीधी एक शब्द की बात यह है ना। लावा कहाँ बनता है? आपके दुर्बलता मंडल में। क्यों बनता है? क्योंकि प्लेटों का वहां पर क्षय होता है। क्षय क्यों होता है? क्योंकि वहां तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हमारे रेडियस सक्रिय तत्व है ना, अल्फा बीटा गामा, वो हमारी पृथ्वी के धरातल पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अरे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, बस वही बात उन्होंने क्यों। देखो यही पुस्तक है ना, तो यही तो पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक की द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक एवं पिछले अध्याय के आग्नेय सेल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत से पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ठीक है, ज्वालामुखीता एवं ज्वालामुखी शब्दों में भेद बताइए, इसका आप कमेंट करिए। अरे भैया, ये हमने एनसीईआरटी जो आपने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की जो हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, उनमें से हम आप देखेंगे जो आपने ज्वालामुखी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें हमने इसका अर्थ बताया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी 11th की पढ़ने में उनको अच्छा लग रही होगी, जिन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ी होगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो नंदनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप सारी वीडियो, चाहो जितनी एनसीईआरटी की वीडियो हो रही है ना, आप उन सारी वीडियो को मात्र 5 या 7 दिन में देख लेंगे। देखिए, हम जो हमारी पढ़ाने की गति है ना, वो बिल्कुल लो नहीं है। मैं हाँ आपको एक बात और बता दूं, वो क्या है? देखिए, वो बात ये है, जैसे कि मान चलो कोई बच्चा है जिसका स्टैंडर्ड यहां पर है, यहां पर है। ठीक है, एक बच्चा है जिसका स्टैंडर्ड यहां पर है, जिसे हम लो बोलेंगे, मतलब थोड़ा उसने पढ़ाई कम स्तर पर की हुई है, समझदारी कम है, चीजों को समझना चाहता है। एक थोड़ा हाई लेवल का, मतलब हाई स्टैंडर्ड होता है, मतलब चीजें पहले से पढ़ा हुआ है ना, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखी है पहले से, और 2-3 साल तक तैयारी कर रहा है। अब मैं आप ये बताइए, ये नंदनी आईएएस यूट्यूब चैनल आपको लिए ऑनलाइन जो व्यवस्था दे रहा है ना पढ़ने की, ये सबके लिए है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं, सबके लिए है। चाहे यहाँ पर लो क्वालिटी हो चाहे हाई क्वालिटी हो, मतलब जिसका पढ़ने का स्तर चाहे हाई हो चाहे कम हो। अब जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की है, किसी बच्चे ने अभी अभी तैयारी शुरू की है कि नहीं सर हम तो तैयारी करेंगे यूपीएससी की, लेकिन अब जिसने तैयारी शुरू की अभी अभी, तो वो तो यहाँ पे होगा ना। अब हम उसको यहाँ का पढ़ाने लगे हैं, तो फिर इस बच्चे को कहाँ बल्ले पड़ेगा? तो यहाँ पर बच्चे अधिक होते हैं, यहाँ कम होते हैं, कुल मिलाकर के ये है। तो अब देखिए, अगर मैं लेवल यहाँ लेके चलूँ, यहाँ पर यहाँ लेके चलूँ, तो ये बच्चा थोड़ा एफर्ट लगाएगा तो समझ लेगा, और ये बच्चा थोड़ा होगा ना, ये भी थोड़ा लो लेके समझ लेगा, तो चीजें बैलेंस चलेगी। अब मैं डायरेक्ट अगर इसके लिए अब यहाँ पढ़ाऊँ तो भैया फिर इनका क्या होगा, ये थोड़ा सोचिए। तो इसलिए हम चाहे जिसने तैयारी अभी शुरू की हो
चाहे 4 सालों से कर रहा हो, हम जो लेवल लेके चल रहे हैं ना, एक समान लेके चल रहे हैं, हम सबको देख के चल रहे हैं, इक्वल लेके चल रहे हैं, हम किसी एक को देख के नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं, चाहे पढ़ने में कमजोर हो, चाहे पढ़ने में हाई हो। ठीक है, ये आप मेरी बात ध्यान रखिए। अब देखिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, अब है इसमें हमारा वहरजनिक प्रक्रियाएं। देखिए, वहरजनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तन के कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। वहरजनिक प्रक्रियाएं क्यों भैया? अरे सब सूर्य का प्रकाश होगा। अच्छा आप ये बताइए, आपने लानिनो एलिनो पढ़ा है? लानिना एलिना कहाँ बनता है? ये क्यों बनता है? तापमान अधिक होने से, कम होने से तो बनता है। आपकी वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, किस वजह से? तापमान हाई जो कम होने की वजह से। आपकी बारिश होती है, बादल बनते किसकी वजह से? तापमान की वजह से। तो ये सब क्या है? ये हमारे सब सूर्य द्वारा निर्धारित प्रक्रिया है। तो देखिए एक चीज से कितना जुड़े हुए हैं ना, ये क्या है? वायुमंडलीय ऊर्जा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल है। मैं देखो मैं क्या बोलूं, ये आपका जो ज्योग्राफी बोलते हैं हार्ड हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड भैया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, आप इसे हार्ड न माने, ये आपका सिंपल है। आप क्यों सोचते हैं कि ढाल या प्रवणता बहिर्जनिक बलों से नियंत्रित विवर्तन की कारकों द्वारा निर्मित होते हैं? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल ढालयुक्त सतह वाले धरातल पर कार्यरत रहता है। जहां ढाल होगी ना, तो ढाल से पदार्थ ऊपर से नीचे लुढ़कते हुए आएगा और उस पर घर्षण बल भी लगता है। घर्षण बल कहां लगता है बताइए? किस दिशा में लगता है घर्षण बल? और आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहां लगता है? अरे आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी ना, कहां लगता है भाई? साइंस का तो उसमें टच है, इसमें साइंस का तो टच है ना? तो देखिए हमारा जो घर्षण होता है, जो फ्रैक्शन फोर्स होता है ना, वो गति के विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, बल मतलब बल के विपरीत दिशा में। और आपका जो ग्रेविटी फोर्स है ना, वो हमारे पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो इसीलिए तो जो वहां की चट्टान है ना, ये ऊपर से नीचे लुढ़कती हुई आती है। यही बात है, उसमें कुछ नहीं है। तो ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है प्रति इकाई क्षेत्रफल अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। किस पर? प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं। ये प्रतिबल की थोड़ी परिभाषा आप नोट कर लीजिए, शायद आपको एग्जाम दे, आप उसमें पूछ ले भाई, एग्जाम है ना, कोई एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आ जाए तो आपका 1 नंबर बढ़ सकता है। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का खिंचाव से उत्पन्न होता है। किससे? धक्का खिंचाव से। इससे विकृति प्रयुक्त होती है। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विलगकारी बल। ठीक है, यही प्रतिबल सेलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है। सेल और धरातल के पदार्थ हैं, यही बल तोड़ता है। कौन सा? अपरूपण, ये अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, विलगकारी बल। ये अपरूपण प्रतिबल का परिणाम कोणीय विस्थापन या विसर्पण फिसलन होता है। इसका क्या? कोणीय विस्थापन होता है। जैसे चट्टानों से पदार्थ का लुढ़कता हुआ नीचे आना, ये कोणीय विस्थापन तो है। क्या है? ये हमारा कोणीय विस्थापन है। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो कई कारकों जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन द्वारा उत्पन्न होते हैं। रासायनिक प्रक्रियाएं सामान्यतः कणों के बीच के बंधन को ढीला करते हैं तथा विलेय पदार्थों को घुला देते हैं। कैसे? जो विलेय पदार्थ हैं उसको घुला देते हैं। इस प्रकार धरातल के पदार्थों के पिंड में प्रतिबल का विकास अपक्षय, बृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन एवं निक्षेपण का मूल कारण है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और हमारे ये डायग्राम्स को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अनाच्छादित प्रक्रियाएं आपको दिख रहा है ना? देखिए, पढ़ने का आनंद तब होता है ना जब आप जैसा वीडियो देखते हैं ना। आपको कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए,
और उसको भेजिए हमारे पास। अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको कोई बता नहीं रहा, तो हम तो ये समझेंगे हम जो पढ़ा रहे अच्छा पढ़ा रहे हैं, या हम जो पढ़ा रहे हैं आपको सारी चीज समझ में आ रही है। देखो अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है तो आप गुड लिख के भेज दो, वेरी गुड लिख के भेज दो, जो आपको अच्छा लगता है लिख के भेज दिए। चीजें आपको समझ में कम आ रही हैं या आपको कोई डाउट है तो सर डाउट है मुझे कमेंट करिए, हम उसका डाउट कर पढ़ाई अगली क्लास में या हम उसी कमेंट बॉक्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो बात को, ये बात है। अनाच्छादित प्रक्रिया देखिए, प्रक्रिया अपक्षय, वृत्त संचलन, अपर्दन या अपरवहन। अब देखिए अपक्षय क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, आणविक दाब तथा एवं रासायनिक क्रियाएं, यह क्या है आपके अपक्षय काम करती हैं, तोड़ने का जमाने का काम, ठीक है। ये क्या है, प्रेरक बल ऊर्जा होती है इसमें। वृत्त संचलन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से चट्टानें आपकी लुढ़क कर नीचे आती है, ठीक है। आप भी जो चल रहे पृथ्वी पर किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अपरदन परिवहन, गतिज ऊर्जा, क्या ये गतिज ऊर्जा, यही बात है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए चूंकि धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, हमारे धरातल इस पर कोई एक प्रकार का जलवायु प्रदेश नहीं है, हर राज्य की जलवायु अलग अलग है, हर देश की जलवायु अलग अलग है, ठीक है, हर महाद्वीप की जलवायु अलग अलग है, वह बात है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाएं भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती हैं जलवायु की वजह से। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु तत्व हैं, तापमान और वर्षण, जो विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। आपकी सभी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से, एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जा सकता है। अनाच्छादन शब्द का अर्थ है निरावृत करना या आवरण हटाना, किसका, अनाच्छादन का। अपक्षय व्रत, अपक्षय देखिए, अपक्षय बृहत क्षरण संचलन अपर्दन परिवहन आदि सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, किसमें, अनाच्छादन में, ठीक है। जहां शब्द हो अनाच्छादन तो आप समझिए पृथ्वी के ऊपर का आवरण हटाना और उसको हटा करके दूसरी जगह जमा करना, बस सीधी सी बात ही है, और कुछ में कुछ नहीं है। प्रवाह चित्र आपने देखा होगा, अभी दिखाएंगे। अनाच्छादन प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित प्रेरक बल को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट प्रेरक बल या ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा या बल होती है। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय मौसमी एवं जल थल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और तापमान एवं वर्षण जलवायु के दो महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। तो जो मेन शब्द है ना, तापमान और वर्षण, ठीक है, ये बात है, ये बात है और कुछ नहीं। जो कि विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वनस्पति अब कौन करते हैं, वर्षण और तापमान, ठीक है। ये विभिन्न भू आकृतिक प्रक्रिया इनको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। वनस्पति का घनत्व, प्रकार, वितरण जो प्रमुखतः वर्षा एवं तापक्रम पर निर्भर करते हैं। ये तो आप पढ़ चुके हैं ना। बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। कैसे, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में विभिन्न जलवायु तत्वों जैसे ऊंचाई में अंतर, दक्षिणामुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति आदि के कारण स्थानीय भिन्नता पाई जाती है। देखिए ये शब्द है ना, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, दक्षिणामुखी ढालों पर पूर्व एवं पश्चिममुखी ढालों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्राप्ति, ये शब्द ना, ये भाई साहब इतनी बार आपके अलग अलग एग्जाम पूछा गया, बहुत अधिक बार। हिमालय संबंधित है ये, ठीक है। इसमें पूछा था क्वेश्चन कि आपके हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक सूर्य की प्राप्ति कहां प्राप्त होती है, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया पूर्वी भाग, बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया पश्चिमी भाग, और बहुत सारे बच्चों ने लगा दिया इसमें, इनमें से कोई नहीं, लेकिन कुछ ही बच्चों ने लगाया जाता है इनमें से दक्षिणी भाग। तो ये शब्द है ना, हमें इसलिए ध्यान से शब्द सुनने चाहिए।
ध्यान से शब्द हमको देखने चाहिए, क्या पता इनमें से कोई भी स्टेटमेंट बन के आपकी यूपीएससी एग्जाम में आ सकता है, आ सकता है। पुनश्च, है ना, पुनश्च वायु का वेग एवं दिशा, वर्षण की मात्रा एवं प्रकार, इसकी गहनता, वर्षण एवं वाष्पीकरण में संबंध, तापक्रम की दैनिक श्रेणी, हिमकरण एवं पिघलने की आवृत्ति, तुषार व्यापन की गहराई इत्यादि में अंतर के कारण किसी भी जलवायु प्रदेश के अंदर भू आकृति प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो देखिए, जो भू आकृति प्रक्रिया है ना, वो जलवायु के अनुसार अलग होती है। कहीं तुषार तुषार पड़ता है, कहीं वर्षा अधिक होती है, कहीं बर्फ जमती है। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है जलवायु के अनुसार, और जो भू आकृति प्रक्रिया है ये भी जलवायु के अनुसार डिपेंड होती है। तो ये बात है, इसमें और कुछ नहीं है भैया। सभी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं के पीछे एकमात्र प्रेरक बल क्या होता है, बताइए? बहिर्जनिक, है ना। यदि जलवायु कारक समान हो तो बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रियाओं के कार्यों की घनता सेलों के प्रकार एवं संरचना पर निर्भर करती है। किस पर? सेलों की संरचना और प्रकार पर। सेल में से चट्टाने, है ना। संरचना में बलन, भ्रंश, सस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण, झुकाव, जोड़ों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, संस्तरण, तल घटक खनिजों की कठोरता या कोमलता तथा उनकी रासायनिक संवेदनशीलता, पारगम्यता या अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये तापक्रम है। कैसा तापक्रम? ये तापमान है ना, ये जो आपकी लाइन दे रखी है ना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ना, सही कर देता हूँ इसे मैं। देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन है, ए भाई कहाँ को जा रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से चलो। ये हमारी जीरो विषुवत रेखी है, जीरो विषुवत रेखीय रेखा है, यानी भूमध्य क्षेत्रीय हमारा। और यहाँ का तापमान यहाँ पर अधिक है। देखिए यहाँ तापमान है, और यहाँ तापमान कम होते 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 तापक्रम कम होते होते ये ध्रुवों तक हो गया हमारा जीरो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या है? नूतन सेल। यहाँ पर सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा दो रखा है। ये क्या है? सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र है। यहाँ पर सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन क्षेत्र यहाँ पर यहाँ है। और मृतिका खनिज आपके यहाँ पर है 4 नंबर पर। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की अधिकतम मात्रा यहाँ पर है 5 नंबर पर। और 6वें नंबर पर क्या है? आपके लोह तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मृदा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हमारे ये क्षेत्र वहां पर पाए जाते हैं, मृदा। कहाँ पर? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। धीमे धीमे तापमान कम हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है? फिर आपका नूतन सेल पाई जा रही है। देखिए यहाँ पर क्या है आपके अर्ध मरुस्थल तथा, देखिए अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थल भाग आ गया यहाँ पर। तो अर्ध मरुस्थल तथा मरुस्थल भाग में क्या है आपके? यहाँ पर यही तो है नूतन सेल, मतलब छोटी मात्रा में सेल है यहाँ पर, है ना। ऐसे आप देखेंगे जैसे आप वर्षण वाले क्षेत्र में जाके, मतलब टेंगा पौंडजल क्षेत्र में आप पहुंचेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा तापमान हो गया ज़्यादा, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर थोड़ी होगी बारिश की मात्रा अधिक, तो यहाँ पर मिट्टी भी थोड़ी वैसी होगी, है ना। जैसे 1 नंबर पर होगा नूतन सेल, दूसरे पर होगी सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन, तीसरे पर हो गया सामान्य से अच्छा रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र, और चौथे पर हो गया मृत का खनिज क्षेत्र। ठीक है, फिर आ गया आपके टुंड्रा क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या हो गया? नूतन सेल होगी आपकी, और आपकी होगी सूक्ष्म रासायनिक परिवर्तन का क्षेत्र यहाँ पर हो गया। तो उन्होंने बताया है कि देखिए हमारे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो कैसे कैसे सेलों में चेंजेस होते हैं, है ना। ये बात उन्होंने कही है। तो उष्णकटिबंधीय वन है जहां पर आपके 300 mm 3000 mm, ठीक है, सवाना हो गए आपके यहाँ पर। तो ये उन्होंने दे रखे हैं। अब देखिए चित्र 5.2, जलवायु एवं अपक्षय मेंटल की गहराई स्ट्रेकोव 1967 से रूपांतरित एवं संशोधित चित्र है। ये कब का? 1967 का। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि अपारगम्यता इत्यादि सम्मिलित माने गए हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की शैलें अपनी संरचना में भिन्नता के कारण भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति विभिन्न प्रतिरोध क्षमता प्रस्तुत करती है। एक विशेष सेल एक प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधपूर्ण, वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। कैसा? प्रतिरोधपूर्ण तथा वही दूसरी प्रक्रिया के प्रति प्रतिरोध रहित हो सकती है। विभिन्न जलवायु दशाओं में एक विशेष प्रकार की सेल भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भिन्न भिन्न अंशों का प्रतिरोध प्रस्तुत कर सकती है। ठीक है,
अतएव वे विभिन्न दरों पर कार्यरत रहती हैं तथा इस तरह करती में भिन्नता का कारण बन जाती हैं। अधिकांशतः बहिर्जनक भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं का प्रभाव थोड़ा एवं मंद होता है। कैसा थोड़ा होता है, मंद होता है, तथा अल्पावधि में अनवगम्य, है ना, अनवगम्य हो सकता है। दीर्घावधि में यह सतत श्रांति के कारण सेलों को तीव्र रूप में प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये बात है। अंततः यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि धरातल पर विभिन्नता यद्यपि मूल रूप से भूपट्टी के उद्भव से संबंधित है, तथापि धरातल के पदार्थों के प्रकार एवं संरचना में अंतर, भूआकृति प्रक्रियाओं एवं उनके सक्रियता दर में अंतर आदि के कारण एक रूप में विद्यमान रहती है ना, किसी न किसी रूप में ये विद्यमान रहती है। कुछ बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यह विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। क्या क्या किया गया देखिए। देखिए ये अपक्षय क्या होता है भैया, अपक्षय देखिए, अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। धरातल के जो पदार्थ हैं उन पर जो भी क्रियाएं होती है ना, वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर, वायुमंडल के जो भी तत्व होते हैं और उन तत्वों के पदार्थों पर की गई जो क्रिया हैं वो क्रिया इसमें सम्मिलित होती हैं। और अपक्षय के अंतर्गत ही, अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं देखिए। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अपक्षय में पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचलन होता है। यह एक स्वस्थानीय या तटस्थ प्रक्रिया है, मतलब ऑन साइट वही होगी या आपको कुछ स्थान के लिए ना, उसी स्थान पर इन सीटू मतलब उसी स्थान पर या ऑन साइट उसी जगह पर। क्या अपक्षय के कारण कभी कभी होने वाली यह धीमी गति परिवहन का पर्याय है? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है, अब देखिए, अब इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए, अपक्षय प्रक्रियाएं जटिल भौमिकी, जलवायवीय, स्थलाकृति एवं वनस्पति कारकों द्वारा प्रानुकूलित होती हैं। ठीक है, इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है। किसका? जलवायु का। न केवल अपक्षय प्रक्रियाएं अपितु अपक्षय मैटर की गहराई भी एक जलवायु से दूसरे जलवायु में भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी आप देखते हैं ना, कोई पदार्थ, कोई भूमि है जहां पर मिट्टी का जवाब अधिक मात्रा में हो जाता है, और कोई एक जमीन ऐसी है, कोई जगह ऐसी है जहां पर मिट्टी जवाब कम होता है। तो जहां मिट्टी का जवाब अधिक गहराई तो होता है ना, और जहां कम होता है, तो ये भी आपकी जलवायु की भिन्नता के अनुसार ही निर्णय होता है, उसी के अनुसार ही इसका जवाब होता है। अब देखिए, अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार हैं। देखिए, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक एवं जैविक। इनमें से कोई एक प्रक्रिया कतिपय ही अकेले काम करती है, परंतु प्राय किसी एक प्रक्रिया का अधिक महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। देखिए, रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, ये क्या है? अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण, सेलों के अपघटन, विलयन अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य करते हैं, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। किसके द्वारा? रासायनिक क्रिया के द्वारा। ऑक्सीजन, धरातली जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है। क्या होता है? इनके द्वारा चट्टानें का न्यूनीकरण होता है, मतलब चट्टानें कम होती जाती हैं। ठीक है, उनका क्या होता है? घर्षण होता है, निक्षेपण होता है, जमाव होता है। तो ऐसे चट्टानें जो होती हैं उनका क्या होती है? न्यूनीकरण हो जाती हैं। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को भी तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। क्या? ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता, तो जो भी रासायनिक क्रिया है ना, इनको क्या करती है? इनको गति देती है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देता है। पौधों और पशुओं का जो अपघटन होता है ना, तो भूमिगत जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा इनसे बढ़ जाती है, इनका अपघटन होने से। ठीक है,
विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रतिक्रियाओं के समान ही होती हैं। ठीक है, अब देखिए भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। क्या? भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। भौतिक या आंतरिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। किस पर? अनुप्रयुक्त बलों पर, फोर्स पर, है ना। अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षक बल हो गया। ये क्या है? ये हमारी भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। हमने रासायनिक पढ़ रही है हमने, अब पढ़ रहे हैं हम भौतिक। तो गुरुत्वाकर्षण बल जैसे जैसे देखिए, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव, है ना, एवं अपरूपण प्रतिबल, तापक्रम में परिवर्तन, क्रिस्टल प्रभाव में वृद्धि। किसमें? क्रिस्टल प्रभाव में वृद्धि, एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल, शुष्कन एवं आदन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल पर एवं विभिन्न धरातल पदार्थों के अंदर अनुप्रयुक्त होती है। ठीक है, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं। कैसे होती हैं? लघु होती हैं, धीमी धीमी होती हैं, और मंद गति से होती हैं। लघु छोटी, मंद धीमी धीमी। परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों के सतत श्रांति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। भाई संकुचन प्रसारण, संकुचन प्रसारण ये किसके माध्यम से होता है? ये आपके सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होता है। तो इससे सेलों को बड़ी हानि हो सकती है। ठीक है, ये बात है। जैविक कार्य एवं अपक्षय। देखिए, जैविक अपक्षय जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। जैसे केचुओं, देखिए आप लोग केचुआ काम करते हैं ना, केचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेजिंग के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है। क्या करते हैं? ये नई सतह का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। जो बिल खोद देते ना, बिल में क्या होगा? उसमें हवा जाएगी, जल को सोखने शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे मिट्टी कैसे होगी? हमारी उपजाऊ होगी, और उससे नई पृथ्वी बनती है, हमारी नई मिट्टी भी बनती है ना। मानव भी वनस्पतियों को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। मनुष्य जो खेती करता है ना, तो खेती भी करना मकैना मिट्टी के लिए अच्छा होता है। इसमें बताया गया है, जिसमें उसमें वायु हो गई, जल हो गए, खनिज हो गए, है ना। तो इनसे क्या होता है? इनसे, इनके मिश्रण में अर्थात उनसे नए संपर्क स्थापित करता है मनुष्य खेती करने के माध्यम से। अब देखिए, सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं। क्या करते हैं? योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। पौधों की जड़ें धरातल है ना, तो धरातल के पदार्थों पर ये जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उन्हें यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। जहां जड़ जाएगी ना पौधे की, तो मिट्टी की जो चट्टान होगी क्या होगी? टूट जाएगी। क्यों? उस पर दबाव डालती है। कैसे? मैकेनिकली फोर्स डालती है उस पर। यह बात है। अपक्षय के विशेष प्रभाव देखिए, अपसर्कन, इसकी व्याख्या पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत की जा चुकी है। हमने अभी इसमें पढ़ लिया है। अपस्खलन एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। क्या है? एक परिणाम है, प्रक्रिया नहीं। अपस्खलन मतलब अल्पकाल के लिए। सेल या आधार सेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। यह क्या है? हमारा अपस्खलन। अपस्खलन अवहारितकरण एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। ठीक है, अपस्खलन गुम्मद एवं टॉर्स क्रमशः अवहारितकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होता है। तो ये थोड़े शब्द हैं, ठीक है,
तो ये शब्द हैं, हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना है। और और ये जो शब्द है ना, इनको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, है ना। जैसे अपस्खलित गुम्बद हो गई, टॉस क्रमश, है ना, अभारित करण, ये इनको थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए इन शब्दों को, ठीक है। अब जब आप इन्हें नोट कर लेंगे ना, फिर आप इनको अपनी आंखों से गुजारेंगे, और यही शब्द आपके एग्जाम में अगर स्टेटमेंट के रूप में अगर आ भी जाएं तो आपसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे इतने ये शब्द है ना, ये नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आ भी जाते हैं तो आप उससे कर सकते हैं, मतलब समझने के लिए। अपक्षय का महत्व देखिए। अपक्षय प्रक्रिया सेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, अपितु अपर्दन एवं बृहद संचलन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? बृहद संचलन, इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, जैव मात्रा, क्या? जैव मात्रा, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं अभी हम। जैव मात्रा, ठीक है। जैव मात्रा क्या? जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुखतः वनों, बोलते वनस्पति की देन है। किसकी देन है? वनस्पति की देन है, तथा वन अपक्षय प्रवार की गहराई पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि सेलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होता है। अगर सेलों का, अगर उनका कोई निक्षेपण जवाब नहीं होगा तो भाई ये बताओ अपर्दन का क्या महत्व होगा। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहत क्षरण अपर्दन उच्चवच के लघुकरण में सहायक होता है एवं स्थलाकृतियां अपर्दन का परिणाम है। सेलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है। किसके लिए? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। देखिए कितनी गहरी बात लिख दी उन्होंने, है ना। क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्कों के समृद्धिकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। क्या? अपर्दन का परिणाम, ठीक है। अपक्षय मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपक्षय है, क्या है? ये मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है ना। देखिए, जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निश्चलन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं। अब रासायनिक भौतिक क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है। तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है। इस प्रकार के अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा। कैसा होगा? अपर्याप्त होगा। तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार नहीं होगा। इसी को समृद्धिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समृद्धिकरण कहते हैं। तो देखिए, ये हमें बता भी रहे हैं कोष्टक में लिख करके, इंपोर्टेंट बातें। अब देखिए वृहत संचलन, थोड़ा इसको अब थोड़ा जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग 1 घंटा हो चुका है और हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते, क्योंकि फिर आपके लिए थोड़ा लगेगा कि हाँ, बोलेंगे सर इतना लंबा पढ़ा रहे हैं, बोरियत सी हो रही है, ठीक है। तो उसको थोड़ा जल्दी करते हैं। देखिए, बृहद संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिनमें सेलों का बृहत मलबा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, मलबे टाइप के, वो गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होते हैं, मतलब ढाल से लुढ़कते हैं। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम की अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते हैं, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं, ठीक है। मलबा भी अपने साथ वायु को, जल को, हिम को ले जाते हैं, वो अपने साथ ही लेके जाते हैं। और लेकिन यही नहीं कि मतलब वायु, इनको हवा ही लेके जा रही है, इनको हवा, जल ही इनको लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जल को, हवा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही लेके जाते हैं। बृहत मलबों की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप पदार्थों को छिछले से गहरे स्तंभ प्राप्त होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन एवं पतन, मतलब स्खलन होता है मतलब गिरना, टूटना, गिरना है, पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार सेलों एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यद्यपि बृहत संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं है, बृहत मतलब बड़ी मात्रा में जो संचलन हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है बड़ी मात्रा में, उनमें अपक्षय अनिवार्य नहीं है, परंतु यह इसके बढ़ावा देता है। क्या देता है? इसे बढ़ावा देता है। बृहत संचलन अपक्षयित ढालों पर अनपक्षयित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। कैसा रहता है? बहुत अधिक सक्रिय रहता है, ठीक।
ऑफसेट ढालों पर अनपेक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है ये, ठीक है। बृहत संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है। जो बृहत संचलन होता है ना, ऊपर से चट्टान लुढ़क के आ रही है, एक स्थान से जा रही है दूसरे स्थान पर जा रही है, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कार्य जिससे प्रभावित जल, हिमानी, वायु, लहरें, धाराएं बृहत संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होती है। इसका अर्थ है कि बृहत संचलन अपर्दन के अंदर नहीं आता है। बृहत संचलन है ये अपर्दन के अंदर नहीं आता है। यद्यपि पदार्थों का संचलन एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है, पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो बाधक बल होते हैं ना, बाधक, उनका क्या करता है, ये प्रतिरोध करता है, जिससे जो ढाल है ना, ढाल पर पदार्थ लुढ़क सके, ठीक है, ये बात है। एवं तभी असफल होते हैं जब बल पदार्थों के अपरूपण प्रतिरोध में महानतर होते हैं। असंबद्ध कमजोर पदार्थ पिछले संस्तर वाली सेलों, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भ्रंग या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा तथा वनस्पति का अभाव बृहत संचलन में सहायक होते हैं। अब देखिए, बृहत संचलन की सक्रियता के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों द्वारा ऊपर के पदार्थों के टिकने के आधार का हटाना। अब जो ऊपर के पदार्थ जिस पर टिकते हैं ना, अगर उसका वो आधार ही हट जाए तो क्या होगा, पदार्थ का संचलन होगा कि नहीं होगा, होगा। ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि, ढालों की जितनी ऊंचाई होगी ना, जितनी ऊंचाई वृद्धि होगी उतनी मात्रा में उनका बृहत संचलन होगा। पदार्थों के प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार, अत्यधिक वर्षा, संतृप्त एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार, मूल ढाल की सतह पर से पदार्थ या भार का हटना ये सम्मिलित है। अगला है भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों एवं नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना, ये इसमें शामिल है। और भी इसमें शामिल क्या है, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश होना। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं, जैसे अनुप्रस्थ विस्थापन। ये अनुप्रस्थ विस्थापन क्या होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो सार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन प्रभाव एवं स्खलन मतलब टूटना, गिरना, है ना, अलग होना, इसमें शामिल है। अब देखिए भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड। देखिए भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। कैसा, तीव्र एवं अवगम्य। अवगम्य मतलब धीमे धीमे संचलन है। इसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षितया शुष्क होते हैं। असंलग्न, है ना, असंलग्न वृत्त का आकार आकृतिशील में अनिरंतरता की प्रकृति, क्षण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति इन पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इस वर्ग में पदार्थों के संचलन के प्रकार हैं। आधार पर वर्ग में कई प्रकार के स्खलन पहचाने जा सकते हैं। अब देखिए, ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शैल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अवसरण कहते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, फिसलन को बोलते हैं। फिसलन को क्या बोलते हैं, अवसरण बोलते हैं। अवसर्पण क्या बोलते हैं, अवसर्पण बोलते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन, पृथ्वी के पिंड, है ना, पृथ्वी के पिंड के पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा का स्खलन, ठीक है, मलबा का हटना। मलबा स्खलन में खड़े या लंबी फलक से मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। क्या होता है, वहां से मलबा हट जाता है, मतलब हट नष्ट, मतलब वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है। सशस्त्र जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक सेल बृहत के स्खलन को सेल, आगे देखते हैं। सेल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 5.3 में अभी दिखाया था आपने। तीव्र ढाल पर भूस्खलन की खरोंच दर्शाता है, मतलब आपने, मतलब हमने, है ना, हमने दिखाया था अभी आपको।
तीव्र नति संस्तरण तल जैसे अनियंत्रितताओं के सहारे स्खलन एक समतलीय पात के रूप में घटित होता है। ठीक है, समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शेल खंडों का ढाल से दूसरे ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शेल पतन कहलाता है। गिरना क्या कहलाता है? शेल पतन कहलाता है। शेल पतन शेलों के फलक के ओभले संस्तर से, फलक के उथले संस्तर से होता है, जो इससे शेल स्खलन जिसमें पदार्थ प्राप्त गहराई तक प्रभावित होते हैं से अलग करता है। ठीक है, तो ये बात इसमें लिखी है, इसको हमें जरूरत नहीं पढ़ने की। तो देखिए अपर्दन एवं निक्षेपण। देखिए अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे की, अब देखिए बात है अपर्दन के अंतर्गत सेलों के मलबे, चट्टान में मलबा होता है ना, मलबा जो छोटे टुकड़े होते हैं, वो मलबे की बात हो रही है। तो सेलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। अवाप्त मतलब प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पिंडाकार शेल जब अपक्षय एवं अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है तो अपर्दन के भू आकृतिक कारक जैसे कि प्रभाव जल, भौमजल, हिमानी, वायु, लहरें एवं धाराएं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थानों को ले जाते हैं। तो किसके माध्यम से जाते हैं? धाराओं के माध्यम से, हिमानी के माध्यम से, है ना, वायु के माध्यम से। इनसे क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये पहुंचा जाता है, मतलब हटाए जाते हैं और हटा के जवाब कर दिए जाते हैं। तो वही बात मैंने कहा ना, वही बातें लिखी बार बार लौटा लौटा के, बस सब थोड़ी टपकी, इसके शब्द ना थोड़े वो थोड़े डिफिकल्ट कर दिए गए हैं और कुछ नहीं, उसमें सारी वही बातें हैं। और आपको कुछ शब्द अगर समझ में ना आ रहा हो तो आपसे पूछिए हमको, है ना, कमेंट करिए। जो कि इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप पर निर्भर करते हैं। भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबों द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। ठीक है, अपर्दन द्वारा उच्चावचन, है ना, अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय अपर्दन में सहायक है, मतलब अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। इसका मतलब यह है, अपक्षय मतलब क्या होता है? चट्टानों का टूटना और एक स्थान पर जमा होना। तो अपक्षय अपर्दन में सहायक है, ठीक है। अपक्षय मतलब टूटना, जमना, ठीक है। अपर्दन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य नहीं है। अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य नहीं है, मतलब ये नहीं कि जब अपक्षय हो तभी अपर्दन हो, नहीं, अपर्दन और भी तरह से हो सकता है। ये बात उन्होंने कही है। अपक्षय, व्रत, क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। क्या है? अपक्षय, व्रत, क्षरण एवं अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। व्रत संचलन एवं अपर्दन में अंतर है। व्रत संचलन में शेल मलबा चाहे वह शुष्क हो अथवा नम, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं आधार तल पर जाते हैं। किसकी वजह से ये जाते हैं? किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। परंतु प्रभावशील जल, हिमानी, लहरें एवं धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। निलंबित मलबा है ना, उसको ये नहीं ढोते। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं, जैसा कि चित्र संख्या में स्पष्ट है। अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रियाएं गतिज ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल के पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रभावशील जल, हिमानी, लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। किसके द्वारा? भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायुवीय दशाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। और देखिए, अपर्दन के दो अन्य कारकों लहरों एवं धाराओं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। जलवायु द्वारा यह नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जलमंडल के अंतरापृष्ठ तटीय प्रदेश में कार्य करती हैं। जो तटीय प्रदेश होता है वही तो काम करेंगे ये। जबकि भूमिगत जल का कार्य प्रमुख होता है किसी क्षेत्र की आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। किसकी? आकस्मिक, है ना। यदि शैलें पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल काष्ठ यानी चूनाकृत आकृतियों का निर्माण होता है। क्या होता है?
निर्माण होता है। अगले अध्याय में हम अपरदन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। निक्षेपण किसका? निक्षेपण अपरदन का परिणाम। भाई जब जब अपरदन होगा तभी तो उसका जवाब होगा, तो ही बात है, निक्षेपण अपरदन का परिणाम होता है। ढाल में कमी के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आती है ना, जैसे ढाल में कमी आएगी, तो ढाल में जब कमी आएगी तो अपरदन का वेग उसमें भी कमी आएगी, है ना। तो कमी आने के कारण जब अपरदन के कारकों के वेग में कमी आती है तो परिणामतः अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। फिर क्या होता है? अवसाद निक्षेपण हो जाते हैं। भाई जब जैसी ढाल कम होगा, अब जब चलो कोई ऊंचे स्थान से कोई भागता हुआ आ रहा है, तेजी से भागता हुआ आ रहा है, जैसे उसका ढाल कम होगा उसकी गति भी कम हो जाएगी और समतल मैदान में उसकी गति नॉर्मल हो जाएगी। तो वही स्थिति इसका किसकी? अवसादों की है। जो ऊंचे स्थानों से जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा वो बहते हुए आ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे ढाल कम होगी तो उनका भाव भी कम होगा और बिल्कुल ढाल कम हो जाएगी तो उनका जमाव भी हो जाएगा। ये बात है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। पहले बड़े बड़े पदार्थ, फिर छोटे छोटे पदार्थ, है ना। अब देखिए, निक्षेपण से निम्न भूभाग भर जाते हैं, मतलब छोटे छोटे गड्ढे होते भर जाते हैं। वही अपरदन के कारक जैसे प्रभायुक्त जल, हिमानी, वायु लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तल्लोचन अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है? अपरदन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है ना। इसका विवेचन अगले अध्याय में भू आकृतियां एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से किया गया है। देखिए, वृहत संचलन एवं अपरदन दोनों पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। अतः दोनों एक ही माने जा सकते हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों? क्या सेलों के अपक्षय के बिना पर्याप्त अपरदन संभव हो सकता है? बताइए। तो ये तो थी हमारी सारी बातें। भाई मृदा, देखो इसमें हमने क्या पढ़ा? बाह्य बल, आंतरिक बल, ठीक है। सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश बनते हैं हमारा वायुमंडल, है ना, वायुमंडल की घटना है। और सूर्य के प्रकाश से आपके क्या होते हैं? तापमान, वायु, हवा जो कुछ होती है वो सब उसी वजह से होती हैं। अंतर्जनित बल हो गया, बाहर जनित बल हो गया, ये हमने पढ़ लिया आपने, ठीक है। और इन्हीं को हमने इसमें पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी मिट्टी है ना, मृदा, ये सोइल फॉर्मेशन, ये मिट्टी हमारी कैसे बनती है, ये हम पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले देखो, अब हमारा चैप्टर बचा है मुश्किल से 15 मिनट का नहीं, 10 मिनट का होगा मुश्किल से। तो 10 मिनट आप और बने रहिए इसके साथ, तो आपकी ये एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अध्याय पर अगली क्लास में। तो दोस्तों, और कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। वीडियो को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और पढ़ते भी रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं मृदा का निर्माण। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। भाई पौधे मृदा में ही तो बढ़ते हैं। आप मैदान में खेलते हैं और मृदा के संपर्क में आते हैं, आप मृदा को छूते हैं, उसका रब करते हैं। मैदान में मिट्टी है ना, और आपके कपड़ों पर भी मिट्टी लग जाती है। आपको कैसा अनुभव होता है? क्या आप बता सकते हैं कि मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है, चलायमान माध्यम है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक एवं जैविक क्रियाएं अनवरत चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय, अपकर्षक का परिणाम है। किसका? अपकर्षक का, अपकर्षक का परिणाम है। यह वृद्धि का माध्यम भी है। यह एक परिवर्तनशील एवं विकासोन्मुख तत्व है। क्या? ये परिवर्तनशील है और इसका क्या विकास भी होता है, ये तत्व है, ठीक है। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। किसके साथ? मौसम के साथ। यह वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क एवं आर्द्र हो सकती है। यदि यह मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं मंद या बंद हो जाती हैं। या बहुत ठंडी हो या फिर बहुत शुष्क हो तो जो भी जैविक क्रिया वो कैसे होती है? मंद हो जाती हैं या फिर बंद हो जाती है। यदि इसमें पत्तियां गिरती हैं या घासें सूख जाती हैं तो वे जैव पदार्थ बढ़ जाते हैं। अब देखिए, मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इन्फॉर्मेशन। ये सॉइल फॉर्मेशन, क्या? सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए, मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करती है। किस पर? अपक्षय पर। अब ये अपक्षय शब्द आप बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। अब इसे समझ सकते होंगे। यह अपक्षय प्रवाह, अपक्षय पदार्थ की गहराई, अपक्षय
प्रावार बोलते हैं अपक्षयी पदार्थ की गहराई, मतलब वो अपक्षय पदार्थ कहाँ कितनी गहराई तक जम गए हैं, अपक्षय कितनी गहराई तक हो चुका है, ये बोलते हैं अपक्षयी प्रावार ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। इससे ये क्या है, ये मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवार या लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया या अन्य निकृष्ट पौधे जैसे काई लाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। किसके द्वारा, ये पौधे ने के माध्यम से। प्रवार एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त करते हैं, कोई जीव भी इनके अंदर कई जीव भी होते हैं जो रहते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं, भाई इनसे ही तो ह्यूमस बनते हैं। प्रारंभ में गौण घास एवं फर्नस की वृद्धि हो सकती है ना, कुछ घास होगी कुछ फर्नस की वृद्धि हो सकती है। बाद में पक्षियों एवं वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। भाई पक्षी लेके आते हैं बीज वगैरह, डाल देते हैं, झाड़ी बन जाती हैं। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं और बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का पुंज यानी अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा निर्माण होता है। तो भैया मृदा के निर्माण में ये सारी चीजें शामिल हैं। अब देखिए एक बात थोड़ा याद रखिए, पेडालॉजी मृदा विज्ञान है, पेडालॉजी मृदा विज्ञान है। पेडालॉजिस्ट एक मृदा वैज्ञानिक होता है, तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, इसे थोड़ा ध्यान रखिए। मृदा निर्माण के कारक, मृदा निर्माण 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये कारक हैं मूल पदार्थ, शैली हो गई, स्थलाकृति हो गई, जलवायु, जैविक क्रियाएं, समय, है ना। वस्तुतः मृदा निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्यरत रहते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है ना, नीचे लिखा हुआ है, देखेंगे। और इसका जो लिखा हुआ विवरण हमने पढ़ लिया है। अब देखिए मूल पदार्थ होगी, सेल होगी हमारी, स्थलाकृतियाँ, कैसी स्थलाकृति है, पर्वत है, पठार है, कैसी हैं, जैविक क्रियाएं, है ना, जैसे चूहे वगैरह, चींटी वगैरह, ये जैविक क्रियाएं तो हैं जो बिल्कुल होती हैं, मिट्टी में जड़े जाती हैं पौधों की, ये क्या है, जैविक क्रियाएं तो हैं। समय, कितना समय लग गया, वस्तुतः मृदा निर्माण का क्या है, ये कारक संयुक्त रूप से कार्यरत है, ये मृदा निर्माण में कार्य करते हैं। ये बात है, ये देखिए हम संक्षिप्त विवरण क्या है, इनका संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है, ठीक है। अब देखिए जलवायु, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। मृदा के विकास में संलग्न जलवायु तत्वों में प्रमुख है प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण की बारंबारता एवं अवधि तथा आर्द्रता, तापक्रम में मौसमी एवं दैनिक भिन्नता। ये क्या है, ये जलवायु है। ये क्या है, जलवायु है। मूल पदार्थ सेलें, जैसे मृदा निर्माण में मूल सेल एक निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। क्या है, निष्क्रिय नियंत्रक कारक है। मूल सेल कोई भी स्वस्थाने या उसी स्थान पर अपचित सेल, मलबा, अवशिष्ट मृदा या लाए गए निक्षेप हो सकती है। परभणीकृत मृदा, निक्षेप क्या होती है, परभणीकृत मृदा, मतलब जो, अब एक शब्द को कितनी बार बताऊं भाई, एक ही शब्द को बार बार लिख रहे हैं, है ना, अपक्षय, अपक्षय, मलबा, सेल। अब इसको हर बार बार मैं बताऊं कि इसका मतलब ये हो गया, है ना, बार बार तो नहीं बताऊंगा, तो हम बता देते हैं, देखिए एक की बार, है ना। तो परभणीकृत मृदा होगी आपके अपक्षय सेल, ठीक है। मृदा निर्माण गठन, मलबा का आकार, संरचना, एकल पृथक कणों, मलबा के कणों का विन्यास तथा सेल की निक्षेप के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। अब देखिए मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर तथा आवरण की गहराई, मोटाई प्रमुख विचारणीय तत्व होते हैं। कैसे होते हैं, प्रमुख विचार करने वाले तत्व होते हैं, ठीक है। समान आधार सेल पर मृदाओं में अंतर हो जा सकता है तथा असमान आधार पर समान मृदाएं मिल सकती हैं। असमान आधार पर क्या हो सकती हैं, असमान आधारों पर समान मृदाएं मिल सकती हैं। परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं तो मृदाओं एवं मूल सेलों के प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। किस होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चूना क्षेत्रों में भी जहां अपक्षय प्रक्रियाएं विशिष्ट व विचित्र होती हैं, मिट्टियां मूल सेल से स्पष्ट संबंध दर्शाती हैं, ठीक है। स्थलाकृति, उच्चावच,
मूल सेल की भांति स्थलाकृति भी एक दूसरा निष्क्रिय नियंत्रण कारक है। और देखिए, स्थलाकृति मूल पदार्थ के अनाच्छादन अथवा अनावृत होने को सूर्य की किरणों के संबंध में प्रभावित करती हैं, तथा स्थलाकृति धरातली एवं उपसतही अपप्रभा की प्रक्रियाओं को मूल पदार्थ के संबंध में भी प्रभावित करती हैं। तीव्र ढालों पर मृदा छिछली तथा सपाट उच्च क्षेत्रों में गहरी मोटी होती है। निम्न ढालों जहां अपरदन मंद तथा जल का परिसरवण अच्छा रहता है, मृदा निर्माण बहुत अनुकूल होता है। ठीक है, सपाट समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी, कैसी चीका मिट्टी, अरे कहाँ हाँ थोड़ा, बस ये लास्ट पेज बचा हुआ है। ठीक है, लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। और हमें पता है कि आपकी क्लास थोड़ा बड़ी हो गई है और इसलिए हम थोड़ा तेज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको एक बार पढ़ लीजिए, और आपको अगर शब्द समझ में नहीं आ रहे हों तो आप हमको कमेंट करिए। ठीक है, वैसे हमने इन सारी चीज़ों को हमने ऊपर बता दिया है। अब मैं एक बार चीज़ को बार बार बताऊँ तो बताओ, ये क्लास और लंबी हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये बात है। किले के मोटे स्तर का विकास हो सकता है तथा जैव, किले मतलब चीकी मिट्टी बोलते हैं ना, चिकनी मिट्टी, जैव पदार्थ के अच्छे एकत्रीकरण के साथ मिट्टी मृदा का रंग भी गहरा काला हो सकता है। तो जो जैव पदार्थ होते हैं ना, तो जैव पदार्थ का जब एकत्रीकरण होता है तो इनके वजह से, जैव पदार्थों की वजह से ही मिट्टी का रंग काला होता है। तो मिट्टी कलर किस वजह से होता है? मिट्टी कलर होता है जैव पदार्थों की वजह से। अब देखिए जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं जीव को मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, वनस्पति आवरण, वनस्पति आवरण एवं जीव जो मूल पदार्थों पर प्रारंभ तथा बाद में भी विद्यमान रहते हैं। मृदा में जैव पदार्थ नमी धारण की क्षमता तथा नाइट्रोजन इत्यादि जोड़ने में सहायक होते हैं। किसमें? ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को जोड़ने में सहायक होते हैं, जो आपके इसके लिए, फसल के लिए अच्छा होती है। ठीक है, नाइट्रोजन। मृत पौधे मृदा को सूक्ष्म विभाजित जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करते हैं। कौन से? ये मृत पौधे, ये क्या बनाते हैं? ये मृदा में ह्यूमस पैदा करते हैं। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं, कुछ जैविक अम्ल होते हैं, जब जैविक अम्ल जब ह्यूमस बनते हैं ना, उसी अवधि में ये निर्मित होते हैं। मृदा के मूल पदार्थों खनिजों के विनियोजन में सहायता करते हैं। जो मृदा के मूल पदार्थ होते हैं वो बैक्टीरियल कार्य की गहनता ठंडी एवं गर्म जलवायु की मिट्टियों में अंतर को दर्शाती है। बैक्टीरियल कार्य है ना, बैक्टीरिया वगैरह इनके कार्य। ठीक है, ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्रित हो जाता है क्योंकि यहाँ बैक्टीरियल वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण अवयोजित जैविक पदार्थों के साथ पीट के संस्तर विकसित हो जाते हैं। पीट मान मिट्टी की बात हो रही है। ठीक है, मिट्टी की प्लेट है ना, ये पीट नाम की, वो विकसित हो जाती है। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरियल वृद्धि एवं क्रियाएं सघन होती हैं। कैसे? सघन होती हैं तथा मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम रह जाती है। तो ये वजह है मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होने की। ठीक है, बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तित कर देते हैं। कौन? ये जीव हवा से क्या करेंगे? नाइट्रोजन लेंगे, उसका रासायनिक चेंज करेंगे, और जिसका पौधों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। पौधों जिसका उपयोग करते हैं, और पौधों से जो भी चीजें होती हैं वो हम यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन निर्धारण कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया जंतु वाले पौधों के जड़ ग्रंथिका में पाया जाता है। ये थोड़े आपके एग्जाम पूछे गए ये शब्द है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। कहता है तथा मेजबान पौधों के लिए लाभकारी नाइट्रोजन निर्धारित करता है। ठीक है, ये राइजोबियम। चींटी, दीमक, केंचुए, कृंतक इत्यादि कीटों का महत्व अभियांत्रिक सा होता है। कैसा होता है? अभियांत्रिक, मतलब ये दांतों से काम करते हैं अपने, मिट्टी को काटने का, हटाने का। ये हो गया आपके अभियांत्रिक, मैकेनिकल। परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। कौन? ये जी। केंचुए मिट्टी खाते हैं, अतः उनके शरीर से निकलने वाली मिट्टी का गठन एवं रसायन परिवर्तित हो जाता है। अब केंचुए मिट्टी तो खाते हैं भाई, मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी खाते हैं, तो वो मिट्टी उपजाऊ बना देते हैं केंचुए। अब देखिए कालावधि, टाइम। मृदा निर्माण में कालावधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है।
मृदा निर्माण प्रक्रिया के प्रचलन में लगने वाला कालीन समय की अवधि मृदा परिपक्वता एवं उसके पार्श्व का विकास निर्धारण करती है, मतलब कितने समय ये आपकी मिट्टी बनी है। ठीक है, एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण की सभी प्रक्रियाएं लंबे काल तक पार्श्विक विकास करते हुए कार्यरत रहती है। मतलब एक मिट्टी की जो निर्माण प्रक्रिया है ना, वो तभी संपन्न हो पाती है जब वो उसका समय काफी लंबा हो गया हो। ठीक है, अब ये मृदा कभी 1 साल 2 साल में नहीं बनती, हजारों सैकड़ों वर्ष लगते हैं इस बनने में, ये बात उन्होंने कही है। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ मिट्टी या हिमानी टिल से विकसित मृदाएं तरुण युवा मानी जाती हैं। ठीक है, जो निक्षेपित मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, या पहाड़ों से जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है, जो जमा कर दी जाती है तलेटी में, ये क्या, ये आपकी नवीन मिट्टी होती है, युवा मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये नवीनतम या युवा मानी जाती है। उनमें संस्तर का अभाव होता है, उनमें मतलब उनमें प्लेटें नहीं होती, परत नहीं होती उनमें, संस्तर मतलब परत नहीं होती उनमें, अथवा कम विकसित संस्तर मिलता है, अगर होती भी है तो कम होती हैं। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए कोई विशिष्ट कालावधि नहीं है। तो ये थोड़ा बचा है लास्ट में, क्या मृदा निर्माण प्रक्रिया एवं मृदा निर्माण नियंत्रक कारकों को अलग करना आवश्यक है? मृदा निर्माण प्रक्रिया में कालावधि, स्थलाकृति एवं मूल पदार्थ निष्क्रिय नियंत्रक कारक क्यों माने जाते हैं, ये थोड़ा आपके लिए, आपका होमवर्क है, आपसे करिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और अपने दोस्तों पर भी सब्सक्राइब करवाएं। तो आज की तरह रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।